अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ईसीजी पेपर से जो हार्ट का रिदम है उसको कैसे मालूम करते हैं। तो जो कार्डियक रिदम है वो नॉर्मली होता क्या है, उसको मालूम कैसे करते हैं ईसीजी के पेपर से। सबसे पहले तो ये कि कार्डियक रिदम है क्या। देखें, हम बात कर चुके हैं कि हार्ट के दो एट्रिया होते हैं, राइट और लेफ्ट, और दो ही वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब जो एट्रिया है वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक ही वक्त में। लेकिन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है जिसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी पहले एट्रिया डीपोलराइज होंगे और फिर उसके बाद वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि दोनों मसलन जो राइट एट्रियम है उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है पूरी बॉडी से, फिर राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाता है लंग्स में, जहां पे ऑक्सीजन इसमें शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकाल ली जाती है। फिर लंग्स से यही ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू माइट्रल वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आयोर्टा के जरिए पूरे जिस्म में ब्लड को भेज देता है। अब इन दोनों की जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या होता है, डीपोलराइजेशन। जब एट्रिया डीपोलराइज करते हैं तो हमने देखा था कि पी वेव बनती है ईसीजी के ऊपर, और जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करते हैं तो फिर बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, यानी एट्रिया ने डीपोलराइज होना और फिर वेंट्रिकल ने। और हमने एक पिछली वीडियो में देखा था कि जो एवी नोड से इंपल्स गुजरती है तो वो डिले बनाती है ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन के दरमियान एक डिले हो, ताकि वही ब्लड जो एट्रिया में है वो जब वेंट्रिकल में जाएगा तो उसी ब्लड को वेंट्रिकल ने पूरे जिस्म में या लंग्स में भेजना है, डिपेंडिंग अपॉन के राइट की हम बात कर रहे हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिले है ये बहुत जरूरी है। तो पहले दोनों एट्रिया डीपोलराइज करते हैं, फिर करते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एट्रिया है, ये दोनों वेंट्रिकल हैं, तो पहले एट्रिया की डीपोलराइजेशन के फौरी बाद कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर एवी नोड का डिले है जिसमें ईसीजी के ऊपर हमारे पास आता है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल क्या है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये बताता है कि ये उस टाइम के बारे में है जब इंपल्स जो है वो एवी नोड से गुजर रही होती है। तो पहले एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है पी वेव, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके फौरी बाद वेंट्रिकुलर की जी कॉन्ट्रैक्शन होती है। एट्रिया डीपोलराइज, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज, एट्रिया डीपोलराइज, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज। तो हमेशा पहले पी वेव बनती है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। और हमने कहा था कि जो हार्ट रेट होता है उसकी रेंज होती है 60 to 90 या 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो एवरेज हार्ट रेट है वो फर्ज करते हैं कि वो किसी का 72 है। तो अगर 60 सेकंड या 1 मिनट के अंदर जो हार्ट रेट है वो है 72, तो एक जो हार्ट की बीट है उसको 0.8 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, यानी हर 0.8 सेकंड के बाद एक डीपोलराइजेशन होगी एट्रिया की तो पी वेव बनेगा। तो एग्जैक्टली उसी पैरेलल टाइम के साथ फिर जैसे ही वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होगी तो वेंट्रिकल के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी एक रेगुलर इंटरवल होता है इस इवेंट के दरमियान। एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, पहले पी वेव आएगी ईसीजी के ऊपर, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। और जो रेगुलरिटी है यानी आर टू आर इंटरवल की होगी तो पी टू पी इंटरवल भी रेगुलर होगा और आर टू आर इंटरवल, यहां पे हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आर वेव, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो पी का पी से इंटरवल रेगुलर होगा क्योंकि आफ्टर एवरी 0.8 सेकंड ये डीपोलराइज के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या डीपोलराइज हो रहा है तो पी बन रही है। ऐसे ही आफ्टर एवरी 0.8 सेकंड के बाद उस मरीज में जिसका हार्ट रेट 72 है तो उसमें जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डीपोलराइजेशन से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि क्यूआरएस में से हम आर वेव को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, जो हार्ट का रिदम है उसको हम कहते हैं नॉर्मली नॉर्मल साइनस रिदम, क्योंकि ये साइनस नोड यानी ऐसे नोड जो राइट एट्रियम में उस जगह पे मौजूद है जहां पे इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के खुलती हैं, तो वो ऐसे नोड जो है वो हार्ट का पेसमेकर है, वो हार्ट में इंपल्सेस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है 60 to 90 या 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे, और हमने जो एवरेज की बात की 72, तो ऐसे नोड कर रहा है। तो नॉर्मली ये पेसमेकर होता है, ये रिदम को जनरेट करता है, इस पूरी एक्टिविटी को ऐसे नोड। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉर्मल साइनस रिदम। तो कैसे पता चलेगा ईसीजी से कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसकी दो शराइत हैं।
पहले तो पहली शर्त यह है कि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव मौजूद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव मौजूद होनी चाहिए, या आम लफ्जों में हर वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन से पहले एट्रिया को डीपोलराइज होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जो आर टू आर इंटरवल है, यानी दो जो आर्क हैं उनके दरमियान हम इंटरवल अगर लें और उसको मैच करें बाकी सबसे, तो आर टू आर इंटरवल रेगुलर होना चाहिए। उसको कैसे, हमारे पास दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। जाहिर है पी वेव तो हमें नजर आ जाएगी कि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव मौजूद है, लेकिन हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और 2 या 3 आर वेव के ऊपर रख के पैरेलल उस पर हम निशान लगा लेंगे। अब उस पीस ऑफ पेपर को हम बाकी पूरी ईसीजी के जो आर हैं उनके ऊपर रखेंगे तो वो सारे इक्वल होने चाहिए। एक तो ये तरीका है कि आर टू आर वेव जो रेगुलर इंटरवल है उसको जांचने का। दूसरा तरीका यह है कि आप एक कैलिपर लें और 2 आर वेव के दरमियान रख के उसके डिस्टेंस को मेजर करें, उसको अब आप जितनी भी 2 आर वेव पे रखेंगे तो वो इक्वल होगा। तो ये 2 शराइत पूरी हो गई, तो इसे कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम है ये। इसका फायदा क्या है कि आप क्यों जानना चाहते हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम है? जितने भी अरिदमिया हैं, अरिदमिया क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम, जितने भी अरिदमिया हैं उनको हम जांचते हैं इस एक अपनी एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, इस अपनी एक शर्त के अगेंस्ट कि जब नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है तो इसका मतलब है कि एरिदमिया है। ए का मतलब होता है एब्सेंट और रिदम का मतलब है कि नॉर्मल साइनस रिदम। तो एरिदमिया हमेशा कहते हैं कि जब ये नॉर्मल साइनस रिदम हमें ना मिले। मिसाल के तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन है, उसमें क्या होगा कि आपको कोई आइडेंटिफाइबल पी वेव नहीं मिलेगी और आर टू आर इंटरवल इरेगुलर होगा, तो ये ईसीजी की डेफिनेशन है एट्रियल फिब्रिलेशन की। इसी तरह एक होता है एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और दोस्तों याद रखें एट्रियल फिब्रिलेशन में नॉर्मल जो आपका साइनस नोड है वो अकेला रिदम जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ एट्रियल फोकाई या फोसाई हैं जो अपनी तरफ से वो एट्रिया के अंदर मौजूद होते हैं और वो भी इंपल्सेस जनरेट करते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद एक होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसवीटी। उसकी क्या ईसीजी की डेफिनेशन है कि जब हार्ट रेट हो 150 से ज्यादा, पी वेव मौजूद ना हो और आर टू आर इंटरवल रेगुलर हो, यानी नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर ये चेंजेस आ गई, तो इसको हम कहेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इसलिए दोस्तों ईसीजी को देखते ही नॉर्मल साइनस रिदम का जानना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि पी वेव अगर मौजूद हो और आर टू आर इंटरवल रेगुलर हो तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। लेकिन दोस्तों एक एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि पी टू पी इंटरवल भी जाहिर है रेगुलर ही होगा। तो ये है नॉर्मल साइनस रिदम। मुझे उम्मीद है कि आपको ईसीजी से नॉर्मल साइनस रिदम देखने की, और अगर ये एब्सेंट है तो फिर उसका क्या फायदा, वो किसी हद तक आइडिया हुआ होगा। ये वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।